दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त करमपाल। आज बात करेंगे हरियाणा के बड़े नेताओं की जो हार हुई है। अभय सिंह चौटाला, भव्य बिश्नोई, कैप्टन अभिमन्यु, ओम प्रकाश धनखड़ और इनके अलावा गोपाल कांडा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और रावदान सिंह, चिरंजीव राव, अनिरुद्ध चौधरी, बंसीलाल के पोते। तो इनकी हार के कारण क्या रहे हैं? जो बीजेपी के मंत्री हारे हैं उनकी हार के कारण क्या रहे हैं? सबसे बड़ी जीत पर चर्चा करेंगे, सबसे छोटी हार पर चर्चा करेंगे, 1000 से कम वोटों की जो 3 हार हुई हैं उन पर चर्चा करेंगे। साथ में जो सबसे अमीर प्रत्याशी जीते हैं, हारे हैं, उन पर चर्चा करेंगे। किन सीटों पर जाट वोट बैंक बंट गया जिसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ। और इसके अलावा हम चर्चा करेंगे युवा जो नेता, सबसे युवा विधायक, सबसे बुजुर्ग विधायक। तो इन सारी सीटों पर चर्चा होगी, पूरा विश्लेषण होगा। आप आखिर तक बने रहें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स आप जरूर लिखें। सबसे पहले हम बात करेंगे अभय सिंह चौटाला पर। अभय सिंह चौटाला की एलनाबाद से हार का कारण क्या रहा? हमने वहां के सीनियर पत्रकारों से बातचीत की तो उन्होंने ये बताया कि अभय सिंह चौटाला की हार का मुख्य कारण है बीजेपी का डम्मी कैंडिडेट आना। बीजेपी ने यहां से अमीरचंद मेहता को टिकट दी और यहां बीजेपी की टिकट के 2 प्रबल दावेदार थे। जिले की अध्यक्ष हैं नीतिशा सिहाग और कैप्टन मीनू बेनीवाल। कैप्टन मीनू बेनीवाल उपचुनाव जब हुआ था, अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया था कृषि कानूनों के विरोध में, किसान आंदोलन के समर्थन में, उस समय से उस हल्के में एक्टिव थे और खूब उन्होंने उस हल्के में काम किए। पर्सनल फंड से उन्होंने बहुत आर्थिक मदद लोगों की और वो टिकट के सबसे मजबूत दावेदार थे। लेकिन वहाँ डम्मी कैंडिडेट उतारने के कारण ये हुआ कि जो सारा बीजेपी का वोट बैंक था वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया। यानी कि एलनाबाद में 2 तरह के वोटर हैं, एक प्रो चौटाला, एक एंटी चौटाला। यानी कि जो एंटी चौटाला वोटर है वो पिछले 3-4 चुनाव से 2 जगह बढ़ जाता था और इस कारण अभय चौटाला आसानी से वहां चुनाव जीत जाते थे। लेकिन इस बार जो एंटी चौटाला वोट था वो सारा का सारा कांग्रेस के भरत सिंह बेनीवाल के पास चला गया और उसके चलते यहां अभय सिंह चौटाला को 15,000 वोटों की हार हुई। और कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में ये भी चर्चाएं हैं कि डम्मी कैंडिडेट भी यहां इनेलो के साथ जो मिली भगत थी और उसके चलते डम्मी कैंडिडेट उतारा गया और ये चूक हो गई। यदि मजबूत कैंडिडेट यहां से उतारा जाता तो अभय चौटाला की हार नहीं होती और आराम से चुनाव जीत जाते। इसके बाद बात करेंगे भव्य बिश्नोई। भव्य बिश्नोई आदमपुर से चुनाव हार गए हैं और ये 57 साल के इतिहास में पहली बार है जब भजनलाल परिवार का कोई सदस्य आदमपुर से हारा है। 1268 वोटों से वो हारे हैं। अभी तक हमने वहाँ के जो पत्रकारों से बात की आदमपुर के, तो उन्होंने ये बताया कि भजनलाल जब थे तब तो सभी बिरादरी के लोग भजनलाल परिवार को वोट देते थे। लेकिन पिछले 3-4 चुनाव से ये था कि कांग्रेस जब से वहाँ जयप्रकाश एक्टिव हुए थे 2009 में, तब से जो जाट वोट बैंक था वो शिफ्ट हो गया था कांग्रेस की तरफ। और ये जब हजका अलग हो गई थी और उसके बाद ये बीजेपी में चले गए, तो जो जाट वोट बैंक था जब कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस छोड़ दी थी तो फिर वो हजका जाट वोट बैंक कांग्रेस में चला गया और जो बैकवर्ड वोट था, बिश्नोई वोट था, वो भजनलाल परिवार के साथ रहा। इस बार कांग्रेस ने गेम ऐसा किया कि बैकवर्ड कैटेगरी के चंद्र प्रकाश जांगड़ा को जो टिकट दी, रिटायर्ड आईएएस हैं, तो उसके चलते पूरा बैकवर्ड का वोट है वो भी कांग्रेस की तरफ आ गया, प्लस में जाट वोट बैंक, प्लस में कुछ दलित वोट बैंक आया और उसके चलते यहाँ जो बिश्नोई अकेले रह गए और उनको बीसी का वोट कम मिला और जिसके चलते पहली बार भजनलाल का किला ढह गया। यदि यहाँ से चंद्र प्रकाश जांगड़ा की जगह किसी जाट को यदि कांग्रेस टिकट देती तो यहाँ भव्य बिश्नोई की बहुत अच्छी जीत होती। लेकिन बैकवर्ड वोट पहली बार वहाँ से बैकवर्ड को टिकट दी गई और रिटायर्ड आईएएस थे, पढ़े लिखे थे, कांग्रेस का माहौल था। जो चंद्र प्रकाश जांगड़ा पहली बार भव्य बिश्नोई को और भजनलाल का किला बेधने में यह सफल हुए, सिर्फ इसी कारण की यहाँ वो बैकवर्ड कैटेगरी से थे। पूरा जो बैकवर्ड का वोट बैंक था, नाई बिरादरी से थे या जांगड़ा बिरादरी से, कुम्हार बिरादरी से थे, जितनी भी बैकवर्ड का है वो 80% चंद्र प्रकाश जांगड़ा के पास आ गया, प्लस जाट वोट बैंक, प्लस एससी वोट बैंक। और इसके चलते कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई हार गए और भजनलाल का किला ढह गया। तीसरी बात करें ब्रजेंद्र सिंह।
उचाना से ब्रजेंद्र सिंह की जीत लगभग निश्चित हो रही थी और वहाँ के समीकरण इस तरह के बैठ रहे थे कि ऐसा लग रहा था ब्रजेंद्र सिंह जीत जाएंगे, लेकिन कांटे के मुकाबले में 32 वोटों से वो हार गए। उनकी हार का सबसे बड़ा कारण ये रहा कि वहाँ पर जो जाट वोट बैंक था वो 6 जगह बंट गया, 5-6 जगह, और जिसके चलते वहाँ देवेंद्र अत्री वो आसानी से वहाँ बड़े कांटे के मुकाबले में आसानी से नहीं कहेंगे, वहाँ 32 वोटों से जीत गए। यहाँ पर जाट वोट बैंक सबसे ज़्यादा है, 1 लाख से ज़्यादा जाट वोटर हैं और 2 लाख से ज़्यादा यहाँ पर 2,20,000 के आसपास समथिंग कुछ टोटल वोट हैं। तो यहाँ ब्रजेंद्र सिंह थे, वो भी कांग्रेस के प्रत्याशी, वो भी जाट थे। उसके बाद 4 बड़े जाट चेहरे और यहाँ चुनाव मैदान में थे। एक थे कांग्रेस के बागी वीरेंद्र सिंह घोगड़िया, 30,000 से ज़्यादा वोट उनको आए। दुष्यंत चौटाला थे, पूर्व के डिप्टी स्पीकर, यहाँ के अभी सिटिंग एमएलए थे। और उसके अलावा दिलबाग संडील थे, कांग्रेस के बागी थे। विकास काला एक चेयरमैन थे। तो इतने जाट कैंडिडेट होने के कारण जाट वोट कई जगह बंट गया। और जो बीजेपी का वोट बैंक था, बीसी वोट बैंक, ब्राह्मण प्रत्याशी थे बीजेपी के देवेंद्र अत्री, वो सारा एक जगह शिफ्ट होने के चलते एक जगह रह गया और जाट वोट बंटने के कारण यहाँ से देवेंद्र अत्री कांटे के मुकाबले में 32 वोटों से जीत गए। हालांकि इस तरह की चर्चाएं हैं कि वहाँ लास्ट के राउंड में और बड़े 200 वोट के आसपास से कहीं ना कहीं ब्रजेंद्र सिंह की बढ़त थी, लेकिन कह रहे हैं कि अंदर कुछ खेल हुआ है, हम इसकी पुष्टि नहीं करें। इस तरह की बातें भी अंदर से निकल के सामने आई हैं। और कैप्टन अभिमन्यु हारे हैं 12,578 वोटों से जस्सी पेटवाड़ से, जसवीर सिंह नारनौन से। उनकी हार का कारण भी पिछली बार की तरह रहा। पिछले चुनाव में भी कैप्टन अभिमन्यु के खिलाफ जो पूरा उनका विरोध का वोट बैंक था वो सारा जेजेपी के रामकुमार गौतम के पास लगा था। वहाँ इनेलो कांग्रेस से बिल्कुल जमानत जब्त हो गई थी सबकी, और सारा का सारा विरोध का वोट बैंक रामकुमार गौतम को चला गया था। इस बार भी वहाँ जो कैप्टन अभिमन्यु के विरोध का वोट है वो सारा यहाँ कांग्रेस के जस्सी पेटवाड़ के पास लग गया और इसके चलते वहाँ उनकी हार हुई। साथ में जो कांग्रेस का एक माहौल था वहाँ वो नारनौल में उसका किसान आंदोलन का प्रभाव था, वो भी देखा गया, जिसके चलते कैप्टन अभिमन्यु को यहाँ हार हुई। और इसके अलावा हम बात करें ओम प्रकाश धनखड़ की हार का कारण 16,820 वोटों से हारे हैं। और हुड्डा का गढ़ है बादली और पुराना रोहतक, झज्जर, सोनीपत, यहाँ पर झज्जर और रोहतक में हुड्डा का असर कायम रहा। हालांकि सोनीपत पे हुड्डा का कोई असर नहीं दिखा, लेकिन इन 2 जिलों में रहा। और बादली में जो कुलदीप वस्त से यहाँ जाट वोट बैंक प्लस में ब्राह्मण वोट बैंक प्लस में कुछ दलित वोट बैंक मिलने के कारण कुलदीप वस्त यहाँ आसानी से जीत गए और बड़े अंतर से यहाँ ओम प्रकाश धनखड़ की हार हुई। लोगों में यही थी कि हुड्डा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, कांग्रेस की सरकार आ रही है, जिसके चलते वहाँ लोगों ने वोट दिया कुलदीप वस्त को और धनखड़ वो चुनाव हार गए। उसके बाद बात करें राव दान सिंह की। राव दान सिंह महेंद्रगढ़ की चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ बीजेपी ने अपने सबसे सीनियर नेता रामविलास शर्मा की टिकट काटकर और कंवर सिंह यादव को वहाँ टिकट दी और पूरे ब्राह्मण बिरादरी की नाराजगी भी बीजेपी ने मोल ली और उसके बावजूद भी और यहाँ टिकट दी कंवर सिंह यादव को। कंवर सिंह यादव चुनाव जीतने में सफल रहे। उसका कारण जब हमने वहाँ बातचीत की यही रहा कि एक तो कंवर सिंह यादव पीछे जिला परिषद का चुनाव लड़े थे, वो हार भी गए थे। एक सामान्य घर से आते हैं, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। वहाँ लोगों में चर्चाएं थी यदि बीजेपी किसी भी यादव को वोट दे दे जिसके नाम के पीछे यादव हो तो वो आसानी से यहाँ चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि यहाँ राव दान सिंह थे और साथ में यदि कोई दूसरा भी ये राव अहीर यादव होता तो उसके चलते जो अहीरवाल का जो यादव वोट है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को वोट देना चाह रहा था। तो कंवर सिंह यादव आने के कारण बहुत सारा जो यादव वोट था वो कंवर सिंह के पास चला गया और यहाँ रामविलास शर्मा के समर्थकों ने जो विरोध किया वो भी काम नहीं आया। और कंवर सिंह यादव आर्थिक रूप से कमज़ोर थे रावदान सिंह के मुकाबले में और उनका चुनाव लोगों ने लड़ा, लोगों ने पैसा खर्च किया, लोगों ने मेहनत की और आखिर में कांटे के मुकाबले में उनको जिता दिया। 2,648 वोटों से कंवर सिंह यादव ने रावदान सिंह को हराया। और उसके बाद हम बात करें उदयभान, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान होडल से हार गए 2,595 वोटों से। और उनकी हार का बड़ा कारण ये रहा कि वहाँ जो गुजर वोट था वो एक जगह शिफ्ट हो गया और प्लस में जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है वो भी सारा हरेंद्र रामरतन के पास चला गया, जिसके चलते कांटे के मुकाबले में उदयभान की हार हुई। साथ में जो चुनाव प्रचार के दौरान उदयभान को पूरे हरियाणा में समय देना पड़ा और होडल में वो कम समय दे पाए, जिसके चलते भी वहाँ उनकी हार हुई। और इसी तरह बात करें गोपाल
गोपाल कांडा की हार के भी कई कारण हैं। गोपाल कांडा के खिलाफ पहले बीजेपी ने अपना कैंडिडेट उतारा, रोहतास जांगड़ा को टिकट दी, उसके बाद फिर वो वापस ले ली। गोपाल कांडा का इनेलो से गठबंधन हो रहा, जिसके चलते वहाँ का जो वोटर था उस वोटर में ये हो गई कि ये जो पार्टियां हैं ये मतलब इन मूर्ख समझती हैं वोटर को और अपने हिसाब से चल रही हैं, एक बार टिकट दे रही हैं, फिर वापस ले रही हैं, फिर उसका समर्थन कर रही हैं। तो इसके चलते जो विरोध का वोट था गोपाल कांडा के विरोध का, वो भी सारा का सारा गोकुल सेतिया की तरफ शिफ्ट हो गया, कांग्रेस के गोकुल सेतिया, और बीजेपी को यहाँ अपना कैंडिडेट वापस लेना भारी पड़ गया, जिसके चलते यहाँ आसानी से गोकुल सेतिया की जीत हो गई। उन्होंने 7,234 वोटों से गोपाल कांडा को हरा दिया। इसी तरह बात करें अनिरुद्ध चौधरी, तो शाम की पर सबकी नजरें थी और श्रुति चौधरी सुरेंद्र सिंह की बेटी, बंसीलाल की पोती, और अनिरुद्ध चौधरी रणबीर महिंद्रा के बेटे। यहाँ जो परंपरागत सीट एक तो बंसीलाल परिवार की थी और उसकी विरासत को पहले सुरेंद्र सिंह ने आगे बढ़ाया, फिर किरण चौधरी ने आगे बढ़ाया और अब श्रुति चौधरी उनको आगे बढ़ा रही हैं। और यहाँ आम जो तोशाम का भिवानी का जो वोटर है, आम आदमी यही मानता है कि जब चौधरी सुरेंद्र सिंह की जब 13वीं थी तो बंसीलाल ने श्रुति चौधरी के सिर पर पगड़ी रखी थी और वही उस परिवार की जो विरासत है उसको आगे बढ़ा रही हैं। ये आम लोग वहाँ के मानते हैं, वो परंपरागत उनकी सीट है। और एक और उनकी जीत का सबसे बड़ा कारण ये रहा कि धर्मवीर सिंह जो वहाँ के 3 बार के सांसद हैं बीजेपी के, उन्होंने पूरे तन मन धन से श्रुति चौधरी का साथ दिया और उसके चलते भी यहाँ श्रुति चौधरी आसानी से जीत हासिल करने में कामयाब रही। उन्होंने अनिरुद्ध चौधरी को 14,257 वोटों से हराया। बात करें चिरंजीव राव रेवाड़ी से अभी सिटिंग एमएलए थे, पिछली बार युवा विधायक बने थे। उनके पिताजी एमएलए विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, वित्त मंत्री कैप्टन अजय यादव, और कांग्रेस के ओबीसी सेल के पूरे इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो यहाँ डिप्टी सीएम का चेहरा वहाँ अपने आप वो घोषित कर रहे थे, कांग्रेस ने भी उनको घोषित किया। दीपेंद्र हुड्डा ने भी कहा था सरकार बनने पर चिरंजीव राव को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, लेकिन बावजूद उसके वो 28,769 वोटों के बड़े अंतर से हार गए। लक्ष्मण सिंह यादव अभी सिटिंग एमएलए थे कोसली से उनको रेवाड़ी शिफ्ट किया गया। उनकी हार का सबसे बड़ा कारण ये रहा कि वहाँ जो राव इंद्रजीत का प्रभाव है वो प्रभाव काम आया और उसके चलते वहाँ जो सारा वोट है, जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है प्लस यादव वोट है, वो सारा लक्ष्मण सिंह यादव के पास गया और चिरंजीव राव की बहुत बड़ी हार हुई। लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं चिरंजीव राव और कैप्टन अजय सिंह यादव के बेटे हैं। ये कुछ चर्चित नेताओं की हार थी जिस पर हमने चर्चा की। अब हम बात करें जो मंत्रियों की हार हुई वो क्यों हुई। मंत्रियों में ज्ञानचंद गुप्ता, एंटी इनकम्बेंसी सबसे बड़ा कारण था। वहाँ चंद्रमोहन बिश्नोई कई बार के वहाँ विधायक मंत्री रह चुके हैं और इस बार कांग्रेस का माहौल होने के कारण लोगों ने उनको वोट दिया। कंवरपाल गुर्जर जगाधरी से सबसे ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ थी और लोगों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी उनको लेकर थी और जिसके चलते अकरम खान कांग्रेस के उन्होंने हराया। और इसी तरह जेपी दलाल की हार का सबसे बड़ा कारण रहा किसान आंदोलन में उनकी जो टीका टिप्पणी, उनकी जो बयानबाजी और साथ में एक मिथक रहा है कि हरियाणा का जो वित्त मंत्री बन जाता है वो चुनाव नहीं जीतता है। हरमोहिंदर सिंह चट्टा, कैप्टन अजय यादव, कैप्टन अभिमन्यु से लेकर बहुत तरह के उदाहरण इस तरह के हैं जो वित्त मंत्री चुनाव नहीं जीत पाते और यही रहा जेपी दलाल के साथ। लेकिन राजवीर फटिया ने जो लड़कियों के लिए बसें चला रखी हैं, जो सोशल सर्विस वो करते हैं और पूरा माहौल उन्होंने अपने पक्ष में बना रखा था, ये भी उनकी जेपी दलाल की हार के कारण रहे। डॉक्टर कमल गुप्ता के खिलाफ तो लोगों को बहुत ज़्यादा नाराजगी थी। हिसार में उनके लिए मोदी भी रैली करके गए और खट्टर की जनसभा में एक लड़के ने भी ये कहा था कि यहाँ कमल गुप्ता हारेंगे लेकिन हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी। खट्टर ने उस युवा को होल से बाहर भी निकाल दिया था, उनकी बात सच हुई। तीसरे नंबर पर रहे ये बीजेपी के कमल गुप्ता, मोदी की रैली के बावजूद सावित्री जिंदल वहाँ से जीते और उनकी हार का कारण रहा कि वो कुछ काम नहीं करवा पाए। लोगों में उनकी जो संबंध थे लोगों से, लोगों के बीच में आना जाना वो बिल्कुल कम रहा, ये नाराजगी उनके प्रति थी। अभय सिंह यादव पूरे अहीरवाल में एक सीट हारी है बीजेपी नांगल चौधरी से। अभय सिंह यादव 2014 में एमएलए बने, 2019 में एमएलए बने और सैनी जब मुख्यमंत्री बने, नायब सैनी, उस सरकार में सिंचाई मंत्री उनका पद मिला। रिटायर्ड आईएएस हैं, उनकी हार ने सबको चौंका दिया।
दिया। 6,930 वोटों से कांग्रेस के मंजू चौधरी ने हराया। और उनकी हार का सबसे बड़ा कारण रहा कि उन्होंने 2014 में राव इंद्रजीत ने उनको टिकट दिलवाई, लेकिन उसके बाद वे खट्टर के नज़दीकी हो गए और 2009 में वो पूरी तरह राव इंद्रजीत का खेमा छोड़कर और खट्टर के खेमे में शामिल हो गए और उनसे राव इंद्रजीत को क्रॉस करके उनको नायब सैनी सरकार में मंत्री बनाया था। लेकिन यहाँ राव इंद्रजीत के समर्थकों ने इस बार नांगल चौधरी में ऐसी वहाँ चर्चाएं हैं और हमने भी पता किया कि जो उन्होंने राव इंद्रजीत से दूरी बनाई अभय यादव ने, वो उनको भारी पड़ गई और राव इंद्रजीत ने ना वहाँ के मतदाताओं को मैसेज दिया, ना उनके सपोर्टरों ने समर्थकों ने उनका साथ दिया। इसके चलते अभय सिंह यादव की हार हुई। यदि वो इंद्रजीत के साथ होते और उनका आशीर्वाद लेते तो उनकी भी जीत निश्चित थी। ये जरूर है कि नांगल चौधरी हल्के में जितने काम 10 साल में अभय सिंह यादव ने विधायक रहते हुए करवाए, इतने पिछले 30-40 साल में नहीं हुए, ये वहाँ के लोगों का कहना है। बावजूद उसके राव इंद्रजीत का आशीर्वाद नहीं मिलने के कारण वो चुनाव हार गए। और इसी तरह बात करें सुभाष सुधा को लेकर एंटी इनकम्बेंसी थी। थानेसर में अशोक अरोड़ा पिछली बार 700-800 वोटों से चुनाव हार गए थे। इस बार फिर वहां पर लोगों में यह था कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और उन्होंने अशोक अरोड़ा का वोट दिया। असीम गोयल के खिलाफ भी अंबाला सिटी से मंत्री थे, अभी परिवहन मंत्री नायब सैनी सरकार में, और वहां भी उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भारी पड़ी। निर्मल सिंह मोहड़ा वहां से चुनाव जीत गए और संजय सिंह का हल्का बदला, खेल राज्य मंत्री नायब सैनी सरकार में बने थे, उनको भी हार का सामना करना पड़ा। ये मंत्रियों की हार के कारण रहे। और अटेली से राव इंद्रजीत की बेटी 3085 वोटों से आखिरी के राउंडों में जीत पाई। बसपा के अतरलाल ने उनको पसीने छुड़ाए रखे। यहाँ उनकी जो मुश्किल जीत हुई है उस पर हम बात करें तो हमने वहाँ लोगों से बात की थी, सबने ये बताया कि इंद्रजीत की बेटी को हराने के लिए राव इंद्रजीत के जितने भी विरोधी थे, संतोष यादव से लेकर और गुरुग्राम तक से, रेवाड़ी तक से, लोग सारे के सारे बड़े नेता हिरवाल के अटेली में जम गए थे और उन्होंने अतरलाल का साथ दिया, बसपा के जो कैंडिडेट थे, और कांग्रेस की अनीता यादव का साथ दिया। बावजूद उसके यही कारण रहा कि आखिरी राउंड में उनको पसीना आया, लेकिन आखिर के राउंड में वो जीत पाई। लेकिन यहाँ जो पूरा विरोध का वोट था इंद्रजीत का, गुरुग्राम रेवाड़ी तक से लोग उनको हराने के लिए, आरती राव को हराने के लिए अटेली में डेरा जमाए हुए थे, जिसके चलते उनको थोड़ी जीत में मुश्किल हुई। इसी तरह से हम बात करें कि दो सीटों पर दो पार्टियों की बात करेंगे। जेजेपी की सिर्फ एक सीट पर जमानत बची है, वो डबवाली है। वहाँ से दिग्विजय चौटाला चुनाव लड़ रहे थे, सिर्फ वो अपनी जमानत बचा पाए और बाकी पूरे हरियाणा में जेजेपी की जमानत जब्त होगी। दुष्यंत चौटाला उचाना में 5वें नंबर पर रहे। और इसी तरह आम आदमी पार्टी की बात करें तो उसके प्रत्याशी की सिर्फ जगाधरी में जमानत बची, पूरे बाकी निवासी सीटों पर पूरे हरियाणा में जमानत जब्त होगी। और 3 पूर्व मंत्रियों के बेटे ने चुनाव जीता है। इनमें विकास सहारन हैं, जयप्रकाश के बेटे कलायत से जीते हैं, 13,419 वोटों से जीते। और आदित्य सुरजेवाला कैथल से जीते हैं, रणदीप सुरजेवाला के बेटे 8,124 वोटों से जीते। और बलराम दांगी महम से जीते हैं, आनंद सिंह दांगी पूर्व मंत्री के बेटे 18,060 वोटों से जीते। बलराज कुंडू को करारी हार का यहाँ सामना करना पड़ा, लड़कियों के लिए बसें चला रहे थे। पिछली बार निर्दलीय विधायक जीते थे, लेकिन इस बार करारी हार हुई। और मदीना गांव में खूब उन्होंने ड्रामा किया, कपड़े फाड़े, और आनंद सिंह दांगी ने कहा कि खुद कपड़े फाड़ कर ये ड्रामा किया कि यहाँ मेरे साथ धक्का मुक्की हुई। इस तरह का वहाँ चुनाव मतदान के दिन हुआ था। इसी तरह से कुछ चर्चित सीटें हैं। सावित्री जिंदल 18,941 वोटों से चुनाव, बीजेपी कमल गुप्ता थे, उनकी उतने वोट मिले उनको 17,385 वोटों से बड़े अंतर से हार गई और उनकी जीत का अंतरा 18,941, यानी कि जितने वोट मिले कमल गुप्ता को, बीजेपी वाले को, तीसरे नंबर पर, उनसे ज़्यादा वोटों के अंतर से वो चुनाव जीती सावित्री जिंदल। यहाँ इनकी जीत का सिर्फ ये कारण रहा कि जिंदल परिवार की जो पैठ है, रसूख है हिसार में, वो आज भी कायम है, दबदबा उनका है, ये यहाँ पर हमें देखने को मिला। और जो बीजेपी से नाराजगी थी और उसका ये भी कारण रहा। उसकी तरह हम बात करें नारायणगढ़ चर्चित इसलिए है कि नायब सैनी का हल्का
हल्का है। 2014 में नारायणगढ़ से ही पहली बार एमएलए बने थे नायब सैनी, और फिर उसके बाद खट्टर की सरकार में मंत्री भी रहे, और इसके बाद वो सांसद बन गए थे। इस बार वो लाडवा से जीते। लेकिन नारायणगढ़ जो नायब सैनी का गृह हल्का है, वहाँ से शैली चौधरी जीती हैं, और वहाँ बीजेपी को करारी हार हुई। जो पवन सैनी वहाँ लाडवा से गए थे, 15,000 से ज़्यादा वोटों से वो हार गए। एक और चर्चित सीट है सफीदों, रामकुमार गौतम। रामकुमार गौतम की जीत का सबसे बड़ा कारण यह रहा कि सफीदों में दो बड़े जाट कैंडिडेट खड़े थे। कांग्रेसी टिकट पर सुभाष देशवाल थे, निर्दलीय जसवीर देशवाल थे। दो देशवाल खड़े होने के कारण जाट वोट बैंक बट गया, और जसवीर देशवाल 20,000 से ज़्यादा वोट ले गए, जिनमें बड़ी संख्या में जाट वोट का बंटवारा जो हुआ, उसके चलते रामकुमार गौतम यहाँ से चुनाव जीतने में सफल रहे। इसी तरह से सबसे बुजुर्ग जो कैंडिडेट हैं हरियाणा की विधानसभा में, 80 साल के बेरी से रघुवीर कादियान, डॉक्टर रघुवीर कादियान जीते हैं, और लगातार 7वां चुनाव जीते हैं, बड़े अंतर से जीत हो गए हैं। सबसे युवा कैंडिडेट वहां रहेंगे विधानसभा में आदित्य सुरजेवाला, पहली बार कैथल से जीते हैं, रणदीप सुरजेवाला के बेटे हैं। और इसी तरह हम बात करें निर्दलीय विधायकों की, 3 जो निर्दलीय बने हैं वो तीनों बागी हैं पार्टियों से, 2 बीजेपी के, 1 कांग्रेस के। कांग्रेस के बागी बहादुरगढ़ से राजेश जून जीते, और बड़े अंतर से जीते, 41,999 वोटों के अंतर से जीते। यानी कि हुड्डा अपने गढ़ में भी ये नहीं समझ पाए कि लोगों की भावनाएं क्या हैं। 2019 में भी राजेश जून कांग्रेस की टिकट के दावेदार थे। भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा ने उनको मनाया था कि 2024 के चुनाव में आपको टिकट देंगे, और उनको बैठा दिया था कांग्रेस के समर्थन में। लेकिन इस बार भी उनको टिकट नहीं दिया, तो वो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे। समाज सेवी है, लोगों के बीच में रहते हैं, बहुत तरह की सोशल सर्विस करते हैं, और इसका फायदा ये रहा कि वो बम्पर में उनको वोट मिले। और ख़ास बात है, हुड्डा के गढ़ में, बहादुरगढ़ में निर्दलीय राजेश जून तो जीते, लेकिन कांग्रेस के जो राजेंद्र जून थे वो तीसरे नंबर पर खिसक गए। वो कहीं चुनावी मुकाबले में भी रहे, और बहादुरगढ़ में दीपेंद्र हुड्डा राहुल गांधी को भी लेकर गए थे, और उनको भी पता था यहाँ माहौल बिल्कुल एंटी है। बावजूद उसके राजेश जून को लोगों ने पसंद किया, बदलाव चाहते थे, वोट दिया। इसी तरह से देवेंद्र कादियान बड़े अंतर से जीते, 35,204 वोटों के अंतर से। और यहाँ जो पूरा जाट वोट बैंक था वो पूरा का पूरा देवेंद्र कादियान के पास चला गया, और इसके चलते यहाँ पर कुलदीप शर्मा की बड़ी हार हुई। यहाँ भी हुड्डा का असर नहीं दिखाई दिया, और देवेंद्र कादियान के प्रति जो सहानुभूति थी, पहले वो कांग्रेस में थे, फिर वो बीजेपी में रहे, इस बार बीजेपी की टिकट मांग रहे थे, बागी हुए, रमेश कौशिक के भाई को वहाँ टिकट दी, और उसके चलते उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत गए। सावित्री जिंदल तीसरी निर्दलीय हैं, वो हिसार से जीती 18,941 वोटों से। उसके बाद हम बात करें सबसे बड़ी जीत हरियाणा में जो हुई है, मामन खान फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस के प्रत्याशी थे, और नू दंगे में उन पर आरोप भी हैं, और वहाँ यूएपीए के तहत उनके ऊपर केस दर्ज भी है। 98,441 वोटों से सबसे बड़े अंतर से उनकी हरियाणा में जीत है। और दूसरी सबसे बड़ी जीत है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, 71,465 वोटों से किलोई से जीते हैं। और मुकेश शर्मा गुरुग्राम से बीजेपी कैंडिडेट हैं, 68,045 वोटों से जीते, तीसरी सबसे बड़ी जीत। और राव नरवीर सिंह बीजेपी के बादशाहपुर से जीते, 60,705 वोटों से, चौथी सबसे बड़ी जीत। और पांचवी सबसे बड़ी जीत रही पानीपत ग्रामीण से बीजेपी के अभी जो मंत्री थे, पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा, वो 50,212 वोटों के अंतर से जीते, कांग्रेस के सचिन कुंडू को हराया। यहाँ कांग्रेस के बागी विजय जैन भी मैदान में थे। फरीदाबाद से ही बीजेपी के विपुल गोयल जीते हैं, 48,388 वोटों के अंतर से, छठी सबसे बड़ी जीत रही। और नूह से आफ्ताब अहमद जीते, 46,963 वोटों से, हरियाणा की 7वीं सबसे बड़ी जीत रही। और सबसे छोटी जो जीत है, सबसे छोटी हार हम कहें, देवेंद्र अत्री 32 वोटों से उचाना से जीते, कांग्रेस के ब्रजेंद्र सिंह रिटायर्ड वीआरएस थे, आईएएस थे, और हिसार से लोकसभा के सांसद रहे बीजेपी से, उनको रहा देवेंद्र अत्री ने 32 वोटों से। और आदित्य चौटाला डबवाड़ी से 610 वोटों से जीते, और उन्होंने कांग्रेस के अमित सियाग को हराया, अपने ही परिवार के सदस्य हैं अमित सियाग भी चौटाला देवीलाल परिवार के सदस्य। लोहारू से राजवीर फटिया जीते हैं, 792 वोटों से वित्त मंत्री जेपी दलाल को हराया। और 3 ये जीत रही हैं जो कि 1,000 से कम वोटों की रही हैं, देवेंद्र अत्री 32 वोटों से, आदित्य चौटाला 610 वोटों से, और लोहारू से राजवीर फटिया 792 वोटों से। और इसी तरह अब हम बात करेंगे अर्जुन चौटाला की जीत पर। इनेलो के 2 कैंडिडेट हैं, दोनों की हम जीत पर चर्चा करेंगे। अर्जुन चौटाला जो जीते हैं रानिया से, उनकी जीत का कारण
कारण ये रहा कि वहाँ 2 कंबोज कैंडिडेट थे, कांग्रेस के थे सर्वमित्र कंबोज, और इसी तरह से बीजेपी ने कंबोज कैंडिडेट उतारा था। 2 जाट कैंडिडेट थे, रणजीत चौटाला थे जो मंत्री भी थे अभी, और वो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे। एक यहाँ से अर्जुन चौटाला थे। तो जाट वोट बैंक था वो बड़ी संख्या में शुरू में ही अर्जुन चौटाला के साथ लग गया, और उसका फायदा ये रहा कि वो वहाँ से चुनाव जीत गए। और जो कंबोज वोट बैंक था कांग्रेस का वो कई जगह बट गया। तो जाटों ने इस बार पूरी तरह से यहाँ अर्जुन चौटाला का साथ दिया। इसी तरह से हम आदित्य चौटाला की बात करें, आदित्य चौटाला की जीत का सबसे बड़ा कारण ये रहा कि बागड़ी जो बेल्ट है डबवाड़ी हल्के की, बागड़ी बेल्ट का जो वोट है वो ज़्यादातर इनेलो के पास गया, आदित्य चौटाला के पास गया। जो डबवाड़ी शहर का वोट है वो बीजेपी कांग्रेस में बट गया। और साथ में कांग्रेस की हार का बड़ा कारण ये रहा कि दिग्विजय चौटाला को जो 30,000 से ज़्यादा वोट मिले हैं उनमें बड़ा वोट बैंक उन्होंने अमित शाह को नुकसान पहुंचा, और जिसके चलते यहां से आदित्य चौटाला 610 वोटों से जीतने में सफल रहे। इसी तरह से हम बात करेंगे कि सबसे जो अमीर कैंडिडेट हैं जो चुनाव हारे हैं, रोहतास खटाना है, सोहना से चुनाव हारे हैं। 484 करोड़ की संपत्ति उन्होंने दिखाई थी, हार का सामना करना पड़ा। कैप्टन अभिमन्यु 491 करोड़ की संपत्ति दिखाई, कैप्टन अभिमन्यु ने नारनौल से हार का सामना करना पड़ा। 270 करोड़ की संपत्ति दिखाई थी सावित्री जिंदल ने, वो यहां से चुनाव जीत गई। अब बात करेंगे कि जो जाट वोट बैंक किन हलकों में बटा और जिसके चलते भाजपा जीती, कांग्रेस का नुकसान हुआ। सबसे पहले बात करें उचाना से। उचाना में ब्रजेंद्र सिंह के सामने वीरेंद्र सिंह घोगड़िया, दुष्यंत चौटाला, दिलबाग संडेल, विकास काड़ा चेयरमैन, यहाँ जो 5 जाट कैंडिडेट थे इनके चलते जाट वोट बैंक बटने से बीजेपी के देवेंद्र अत्री जीत गए। इसी तरह नरवाना से विद्यारानी दनोदा बिनेन खाप से थी, इनेलो की टिकट पर थी, तो वहाँ बिनेन खाप के जो जाट वोटर थे उन्होंने बहुत सारा वोट है विद्यारानी दनोदा को दिया और 20,000 से भी ज़्यादा वोट उनको मिले। इसके चलते कांग्रेस वहाँ से हार गई, दूसरे नंबर पर रही, और कृष्ण बेदी अपना जो वोट बैंक है बीजेपी का और वो लेने में सबसे आगे निकल गए। इसी तरह से बरवाड़ा से जो संजना सातरोड़ थी, कांग्रेस की टिकट मांग रही थी, टिकट नहीं मिली, इनेलो की टिकट ले आई, तो जाट वोट बैंक बहुत अच्छा खासा वो लेगी, जिसके चलते यहाँ कांग्रेस का वोटर जो कैंडिडेट है वो हार गए, रामनिवास सुडेला और रणबीर गंगवा हैं जो नए कैंडिडेट थे, नलवा से आए थे, वो बीजेपी के जीतने में सफल रहे। सफेदों से हमने बता दिया कि सुभाष देशवाल, जसवीर देशवाल 2 कैंडिडेट थे, जसवीर देशवाल निर्दलीय थे, और वहां जाट वोट बैंक बटने के कारण यहाँ कांग्रेस के सुभाष देशवाल हार गए। और जींद में जो कांग्रेस के बागी थे प्रदीप गिल 7,500 से ज़्यादा वोट लिए, और उसके चलते यहाँ जो वोट कांग्रेस के पास जाना था वो बागी प्रदीप गिल ले गए, और यहाँ से कांग्रेस के महावीर गुप्ता को करारी हार हुई। हालांकि उनकी छवि का भी असर, लोग उनको पसंद नहीं करते थे, और कांग्रेस के कैंडिडेट जो प्रत्याशी जो टिकट की दौड़ में थे, जिनको टिकट नहीं मिली थी, उन्होंने भी अंदर खाने जो भीतर घात हुआ, जिसके चलते बड़ी हार हुई। और यहाँ मिड्डा की छवि और महावीर की छवि को लोगों ने तोला, और उसको तोल के आधार पर मिड्डा की छवि लोगों को ज़्यादा अच्छी लगी और उनको वोट दिया। इसके बाद हम बात करें गोहाना में राजवीर दहिया, हर्ष शिकारा 2 जाट कैंडिडेट होने के चलते यहाँ 15,000 से ज़्यादा वोट हर्ष शिकारा ले गए, और कांग्रेस के जो जगबीर मलिक थे वो अरविंद शर्मा से हार गए। राजवीर दहिया भी, उन दोनों ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। बहादुरगढ़ में भी इसी तरह राजेश जून हमने बता दिया कि वो जाट कैंडिडेट थे, और वो ज़्यादातर वोट बैंक है गरीबों का भी और जाटों का भी वो लेने में सफल रहे, और राजेंद्र जून यहाँ से हार गए। कांग्रेस क्यों हारी? बहुत सारे कारण हैं, कुछ कारण लेकिन ये भी हैं कि जो पुराने नेता हैं, खपीटर नेता हैं, बार बार उन्हीं को कांग्रेस रिपीट करती रही और नए चेहरे मैदान में नहीं लेके आए। लोग ऊब गए थे, जनता भी ऊब गई थी बार बार उनको वोट देने से, और इसके चलते भी कांग्रेस के बहुत सारी जगहों पर करारी हार हुई। उनमें हम बात करेंगे पानीपत में लगातार कई सालों से बुल्ले साहब परिवार को ही टिकट देती आ रही है। इस बार वीरेंद्र बुल्ले साहब को टिकट दिया, जिसके चलते वहाँ रोहिता रेवड़ी थी जो बीजेपी से आई थी, युवा चेहरा थी, और वहाँ से पहले एमएलए भी रही थी, तो नए कैंडिडेट पर दांव नहीं खेला और एक ही पुराने परिवार को ढोती रही कांग्रेस, जिसके चलते वहां उसकी हार हुई। इसी तरह बावल से बात करें, एमएल रंगा इनेलो की टिकट पर वहां चुनाव जीते, अब लगातार कांग्रेस उन पर दांव खेल रही है, नया चेहरा मैदान में उन्हें उतारा। गन्नौर से कुलदीप शर्मा की जगह कोई युवा ब्राह्मण नेता, नया ब्राह्मण नेता को मैदान में उतारा, उन्हें पुराने चेहरों को रिपीट किया, पिछली बार भी लोगों ने उनको हराया था।
गोहाना से जगबीर मलिक के खिलाफ बहुत एंटी इनकमेंसी थी और वहाँ भी लोग नया चेहरा चाह रहे थे, लेकिन वहाँ भी नए चेहरे को मैदान में नहीं उतारा। खरखोदा से जयवीर वाल्मीकि भी से भी लोग उब चुके थे। पिछली बार भी मामूली अंतर से वो हारते हुए बचे थे पवन खरखोदा से। जेजेपी की टिकट पर पवन खरखोदा थे, लेकिन इस बार पवन खरखोदा ने बीजेपी की टिकट पर उनको हरा दिया। इसी तरह करनाल से सुमिता सिंह, वहाँ से मनोज वधवा टिकट मांग रहे थे कांग्रेस की और शायद वो आते तो पंजाबी वोट बैंक वो बड़ा खासा ले जा सकते थे, लेकिन यहाँ भी सुमिता वीर को ही आगे रखा। पिछली बार से 2 बार पहले विधायक रह चुके हैं। घरौंडा से वीरेंद्र राठौड़ पहले भी चुनाव हार चुके हैं, फिर यहाँ नए चेहरे को उतारने के बजाय वीरेंद्र राठौड़ को दिया। और सोमवीर सोराण लोहारू से टिकट नहीं दिया तो फिर उनको बाडड़ा में उतार दिया। तो बाडड़ा का जो चेहरा, नया चेहरा, जो युवा नेता थे, उनको टिकट देनी चाहिए थी, जो वहाँ मेहनत कर रहे थे। तो वहाँ से लोहारू से लाकर उनको टिकट दिया, वो हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह असम से शमशेर सिंह गोगी की जो निष्क्रियता हल्के में रही और जिस तरह से उनकी बयानबाजी रही, उसके चलते भी उनको हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी ने नए चेहरे उतारे, अपने मंत्रियों तक के टिकट काटे। बिशंबर वाल्मीकि का उन्होंने टिकट काटा और इसी तरह से जो सीमा त्रिखा मंत्री थी उनका टिकट काटा। अपने मंत्रियों को टिकट काटे और नए चेहरे जो उतारे वो जीत हासिल करने में कामयाब रहे। धनेश अदलखा को टिकट दिया सीमा त्रिखा की टिकट काट कर और जीतने में कामयाब रहे बड़खल से। इसी तरह से बिशंबर वाल्मीकि का बवानी खेड़ा से टिकट काटा, कपूर वाल्मीकि को टिकट दिया, वो जीतने में सफल रहे। तो जो एक्सपेरिमेंट, जो प्रयोग बीजेपी करती है वो हिम्मत दिखाती है। कांग्रेस इस तरह की हिम्मत नहीं दिखा पाई, ये उसकी हार का बड़ा कारण रहा। और एक हार का सबसे बड़ा कारण रहा कुमारी शैलजा की नाराजगी। और जिस तरह से कुमारी शैलजा को सबसे पहले उकलाना से चुनाव नहीं लड़ने दिया, फिर उनके 2 करीबी थे, उनके भाई को भी उकलाना से टिकट नहीं दी, फिर जस्से पेटवाड़ को की जगह वो डॉक्टर अजय को टिकट दिलवाना चाह रही थी, उनको टिकट नहीं दी, वो पूरी तरह से नाराज हो गई और इसका खामियाजा भी कांग्रेस को भुगतना पड़ा। ये बहुत सारे कारण हैं। ईवीएम का एक कारण है, वो सच है झूठ है, बहुत सारी बातें हो रही हैं। बैटरी चार्ज है, इतनी वोट कैसे आ गई? हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 9 बजते ही 47 और जो 37 का आंकड़ा एक जगह फिक्स हो गया था और लास्ट तक वही आंकड़ा रहा। इतिहास में पहली बार, ना ऊपर हुआ ना नीचे हुआ, तो एक जगह फिक्स सेट हो गया था, वो उसी पर डटा रहा। तो बहुत सारी चर्चाएं हैं, सच्चाई क्या है ये तो कोई जांच होगी तब पता चलेगा, लेकिन ये कुछ कारण रहे जिसके चलते कि इस बार कांग्रेस सत्ता से दूर रही और बीजेपी ने लोकसभा में 5 सीटें हारने के बाद ही ग्राउंड पर मेहनत शुरू कर दी थी और उसको फ़ायदा मिला। और इसी तरह हम कुछ और डाटा बताते हैं जो आज के अखबारों में छपे हैं। उनमें है इस बार जो विधानसभा में जो प्रत्याशी जीते हैं उनमें कास्ट वाइज हम बताएंगे 28 जाट प्रत्याशी जीत कर आए हैं। 6 अहीर समुदाय से, 12 पंजाबी, 2 वैश्य, 7 ब्राह्मण, 5 गुर्जर, 3 राजपूत, 2 रोड, 1 जांगड़ा, 1 जट सिख, 5 मुस्लिम, 1 बिश्नोई और 17 एससी कैंडिडेट हैं जो रिजर्व सीट है वहाँ से जीते हैं। और 13 ओबीसी जो जीते हैं उनमें 6 अहीर हैं, 5 गुर्जर हैं, 1 जांगड़ा है और इस तरह से ये 1-1 जीते हैं। और इस तरह से हम बात करें कि जो 7वीं बार जीते हैं रघुवीर कादियान जीते हैं। और राजनीतिक परिवारों के 15 चेहरे हार गए हैं। भाजपा ने 11, कांग्रेस ने 22 चेहरे उतारे थे। भाजपा के 8, कांग्रेस के 10 जीत पाए। राव इंद्रजीत की बेटी वरुण मुलाना जो सांसद अम्बाड़ा से कांग्रेस की उनकी पत्नी जीत गई हैं। भजनलाल के गढ़ में उनके पोते हार गए हैं। और आज के अखबारों के समीकरण में जो है, जो बीजेपी की जीत के कारण, कांग्रेस की जो हार के कारण उनमें बता रखे हैं। बीजेपी की जीत के जो 5 बड़े कारण हैं उनमें सीएम चेहरा जो बदला, एंटी इनकमेंसी खत्म कर दी और उसके चलते जो नायब सैनिक को बनाया तो ओबीसी वोट बैंक उनके साथ है, जिसके चलते यहाँ पर जो बीजेपी जीत हासिल करने में कामयाब रही। कांग्रेस की जो घोषणाएं थी, 500 रुपये सिलेंडर था और 2000 के बदले महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह का जो वादा था, कच्चे कर्मचारियों को जो नौकरी में जॉब की सिक्योरिटी थी, ये पहले ही पूरे कर दिए। कांग्रेसी घोषणाओं को लागू कर दिया, इस कारण माहौल बना। और टिकट से लेकर प्रचार तक बीजेपी आगे रही कांग्रेस से। और जो नाराजगी थी जिन चोरों को, उनकी टिकटें काटी और युवाओं को टिकट दी। और जो बीजेपी के केंद्रीय नेताओं की, प्रदेश के नेताओं की सबसे ज़्यादा रैलियां हुई। बिना पर्ची बिना खर्ची की जो बातें करी थी उसका सबसे ज़्यादा प्रचार किया और मुद्दा बनाया। युवाओं में पॉजिटिव मैसेज गया। जाट गैर जाट ध्रुवीकरण करने में बीजेपी सफल रही और जिसके चलते उसको फायदा मिला। और इसी तरह किसान, पहलवान, जवान को सादा 24 फसलों पर एमएसपी दिया। और विनेश फोगाट को जो मेडल, सिल्वर मेडल की जो राशि मिली थी वो राशि दी। और अग्निवीरों को जो सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण दिया, इसका
जिसके चलते बीजेपी को फायदा हुआ। कांग्रेस क्यों हारी, इसका विश्लेषण अखबार ने इस तरह से कहा कि नेताओं को अति आत्मविश्वास भारी पड़ा। लोकसभा में 5 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस और कॉन्फिडेंस हो गई, वोटर की नब्ज नहीं पकड़ पाई और एक एक वोटर तक पहुंचने में असफल रही। साथ में एक दशक से पार्टी का संगठन नहीं है, सिर्फ कांग्रेस में टिकट लेने वाले ही नेता हैं, लेकिन वहाँ कार्यकर्ता नहीं है, वर्कर नहीं है, वर्करों की फौज नहीं है, जिसके चलते यहाँ पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। शैलजा पर जो टिप्पणी हुई थी, शैलजा की जो अनदेखी हुई थी, हुड्डा पिता पुत्र पर कांग्रेस की निर्भरता थी, इसके चलते भी हार हुई। नौकरी बांटने के जो बयान दिए थे शमशेर सिंह गोगी ने, नीरज शर्मा ने, कुलदीप शर्मा उनके बेटे ने, ये भी कांग्रेस को भारी पड़े। और 15 सीटों पर बागियों ने जो खेल बिगाड़ा, टिकट बांटने में जो देरी हुई, इसके चलते भी बीजेपी को फायदा हुआ और कांग्रेस को नुकसान हुआ। तो ये कई तरह के आज के अखबारों ने जिस तरह से बताया है समीकरण। और इसके अलावा हम बात करें जो जाटलैंड का इलाका है, जिसको हम कहते हैं कि यहाँ पर हम बताएं कि रोहतक, सोनीपत, झज्जर, जींद, भिवानी, दादरी 25 सीटें हैं। इस इलाके में भी यहाँ पर कांग्रेस की बजाय बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा और सोनीपत की कई सीटें पर बीजेपी जीत रही। खरखोदा में उसने जीत हासिल की, राय से कृष्णा गहलोत जीती गई और सोनीपत से निखिल मदान जीत गए, अरविंद शर्मा गोहाना से जीत गए और सिर्फ बड़ौदा से भालू जीते हैं कांग्रेस के, गन्नौर से देवेंद्र कादयान निर्दलीय जीते। यानी कि सिर्फ एक सीट, सोनीपत जिले की एक सीट जीतने में कांग्रेस कामयाब रही और सोनीपत में जो पुराना रोहतक कहते थे वो गढ़ तोड़ दिया बीजेपी ने हुड्डा का। और इसी तरह से जींद जिले की हम बात करें तो सिर्फ एक जुलाना से विनेश फोगाट जीत पाई, बाकी चारों सीटों पर बीजेपी जीत गई। और हिसार में भी बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। सिरसा में हालांकि प्रदर्शन उसके अनुकूल नहीं रहा, लेकिन हिसार, जींद और भिवानी में प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। बाडड़ा से उनके उम्मीद पातुवास जीत गए, दादरी से उनके सुनील सांगवान जीत गए, तोशाम से श्रुति चौधरी जीत गई, भिवानी से घनश्याम श्राफ जीत गए, भवानी खेड़ा से कपूर वाल्मीकि जीत गए। तो यहाँ सिर्फ हम एक लोहारू सीट को छोड़ दें तो ये जो जाट लैंड जिसको कहा जाता है, जाट वोटरों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पर भी बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और कांग्रेस यहाँ बड़ी गफलत में रही, जिसके चलते उसको हार का सामना करना पड़ा। तो और अहीरवाल की जो बेल्ट है और साथ में जो एनसीआर का इलाका है, गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल और रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, यहाँ पर भी बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया, बहुत अच्छी उसको यहाँ पर वोट मिले और जिसके चलते उसको अच्छी खासी जीत हुई। तो इस तरह की कुछ बातें थी। 3 IAS, 2 MBBS, 3 PhD धारकों में से सिर्फ एक जीते हैं। और एक और किस्सा अभी याद आया, जो भव्य बिश्नोई के बारे में कहा जाता है कि ये भजनलाल परिवार के बारे में, जब भजनलाल परिवार हारा है तो उनको IAS ने हराया है। एक बार जब भजनलाल करनाल लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे तब IAS ID स्वामी ने हराया था। उसके बाद भव्य बिश्नोई जब कांग्रेसी टिकट पर हिसार से लोकसभा चुनाव लड़े तब उनको IAS ब्रजेंद्र सिंह ने हराया। और अब भव्य बिश्नोई जब आदमपुर से विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे तो उनको IAS डॉक्टर चंद्र प्रकाश जांगड़ा ने हराया। तो इस तरह से IAS से ही लगातार हारता रहा है ये भजनलाल परिवार, और भव्य बिश्नोई की जो पत्नी हैं वो भी IAS हैं। ये भी एक समीकरण हम आपको बता दें। तो इस तरह की कुछ आज की अखबारों की कुछ सुर्खियां थी, कुछ खबरें थी। और यहाँ हम आपको ये भी बताएं कि अभी जो नायब सैनी है मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं दशहरे के दिन, इस तरह की संभावना यहाँ चर्चाएं चल रही हैं। अभी फाइनल अभी कुछ नहीं हुआ है कब वो करेंगे, शपथ लेंगे, कब फैसला होगा। लेकिन कांग्रेस बिल्कुल मायूस है, कांग्रेस के कार्यकर्ता मायूस हैं। 10 साल के बाद एक उनको ये लग रहा था कि वो सत्ता में पहुंचेंगे, लेकिन बीजेपी ने जो ग्राउंड पे मेहनत की, जो खेल किया, और उसका असर यहाँ पूरे एग्जिट पोल को झुठला दिए। कोई आदमी विश्वास करने को तैयार नहीं है। जो बड़े बड़े पत्रकार दिल्ली से थे, हरियाणा में घूम रहे थे, हरियाणा के जो लोग घूम रहे थे, एंटी इनकम्बेंसी लोगों से बातचीत, प्रॉपर्टी ID और यहाँ से जो पोर्टलों की थी, लोग सब तरह से बिल्कुल परेशान थे, परिवार पहचान पत्र, ऑनलाइन सब सिस्टम से, बावजूद उसके किस तरह से जीती है। तो ये जो जातीय समीकरण और जो कांग्रेस के बागी, इसके चलते बीजेपी यहाँ से जीतने में सफल रही है। EVM
क्या खेल हुआ है। एक डाटा सेट हो गया 9 बजते ही 47-48 के आसपास, ना उससे ऊपर हुआ ना उससे नीचे हुआ। ये भी अपने आप में हरियाणा के इतिहास में चौंकाने वाली चीज़ है। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि पहली बार ये ऐसा हुआ कि 4 राज्यों के एक साथ चुनाव होने थे, 2 राज्यों के क्यों चुनाव करवाए गए, इसके पीछे भी कोई खेल है, रणनीति है। ये मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को इन सब बातों के जवाब देने चाहिए, आखिर इसके पीछे क्या कारण है। आप अपने कमेंट्स लिखें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।